हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं 2025-26 के बोर्ड एग्जाम के लिए। और रिवीजन का लेक्चर नंबर 20 है। 19 लेक्चर इसके हो चुके हैं, जो आपको रिवीजन 2025-26 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एमीन हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसे आप नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक भी कह सकते हो। और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, इसका रिवीजन। ठीक है बेटे, स्टार्ट करें फिर। चलो आज का रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा जो है एमीन है, नोवा यूनिट है। इंग्लिश में आप एमाइंस कह सकते हो। सबसे पहले हम करेंगे फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन में हम पूरे के पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, बहुत छोटे रूप में। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एमीन लिखा हुआ। एमीन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास अमोनिया है और अमोनिया में से यदि आपने एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया और उसकी जगह कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया या फिर एराइल ग्रुप जोड़ दिया, तो आपको ये मिलेगा RnH2। तो ये होता है एमीन। जब अमोनिया के हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसकी जगह कोई एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप जोड़ दिया जाता है, तो हमें जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम एमीन कहते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए एमीनों का वर्गीकरण। एक तो होता है प्राइमरी एमीन, जिसमें एक एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा होता है। NH2 बचेगा, क्योंकि NH3 में से एक H निकला, उसकी जगह R आया। इसमें एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है R, एराइल ग्रुप भी हो सकता है AR। एक होता है सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन वो होता है जिसमें दो होते हैं एल्काइल या एराइल ग्रुप। देखो R कितने हैं? दो। और एक होता है टर्सरी एमीन, तृतीयक एमीन, जिसमें कितने एल्काइल या एराइल ग्रुप होते हैं? तीन। देखो यहाँ लिखा हुआ है R3। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एमीनों में समावयवता कौन सी पाई जाती है। एक तो इनमें श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, स्थान समावयवता, मध्यावयवता, प्रकाशिक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता, ये सारी समावयवताएं एमीन में पाई जाती हैं। फिर हम देखेंगे कि एमीन के विरचन की विधियां कौन कौन सी हैं। निर्माण की विधियां मुख्य रूप से 5 विधियां आपको आनी चाहिए। यदि आपके पास नाइट्रो एल्केन है RnO2, उसका आप अपचयन कर दो, चाहे आप कोई सा भी अपचायक इस्तेमाल करो, तो आपको एमीन मिल जाएगा, प्राइमरी एमीन। और यदि आपके पास साइनाइड है और उसके ऊपर आपने सोडियम का रिएक्शन कर दिया, सोडियम और एल्कोहल का, जिसे हम मेंडियस अभिक्रिया भी कहते हैं, इसमें भी अपचयन होता है। ये जो बॉन्ड है इसमें भी अपचयन होता है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, दो बॉन्ड टूट जाते हैं, RCH2NH2 बनेगा। तो इससे भी अमीन आपको प्राप्त होगा। यदि आपके पास एमाइड है RCONH2 और उसके ऊपर आप Br2 और KOH का रिएक्शन कर देते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम होता है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो बीच का ये CO जो है ना, ये यहाँ से गायब हो जाता है, हट जाता है यहाँ से। तो RnH2 आपको मिलेगा। एमीन बनाने का तीसरा तरीका ये है। यदि आपके पास एल्काइल हैलाइड है और उसके ऊपर आपने अमोनिया का रिएक्शन कर दिया, तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक X, HX निकल जाएगा, RnH2 आपको मिल जाएगा। यदि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके ऊपर आपने हाइड्रोजोइक एसिड N3H का रिएक्शन कर दिया, जिसे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलती है, यहाँ से CO2 गैस निकलती है और RnH2 आपको मिलता है। यानी ये एमीन बनाने के 5 तरीके आपको जरूर आने चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट एक तो ये है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया और एक स्मिट अभिक्रिया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी मेंडियस अभिक्रिया भी आपको आनी चाहिए। तो ये बेटे तरीके हैं एमीन बनाने के। फिर हम बात करते हैं भौतिक गुण की एमीन के। CH3NH2 यानी मिथाइल एमीन गैस, इथाइल एमीन वाष्पशील द्रव है। निम्न तर एलिफेटिक एमीन मछली की गंध वाली गैसें होती हैं। मतलब जो लोअर एमीन्स हैं, एलिफेटिक यानी अल्काइल ग्रुप वाली, उनमें से मछली जैसी गंध आती है। जल के साथ हाइड्रोजन आबंध निर्मित करने के कारण
कम अणुभार युक्त एलिफेटिक एमीन जल में अत्यधिक विलय होती हैं। यानी जो कम अणुभार वाली एमीन्स हैं यानी निम्न एमीन्स हैं, वे पानी में इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। एमीन एल्केन से अधिक ध्रुवीय लेकिन अल्कोहल से कम ध्रुवीय होते हैं। ये मुख्य कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक गुण हैं एमीन के। फिर हम आ जाते हैं रासायनिक गुण पर। ये आपके पास एमीन है RnH2। यदि इसके ऊपर आप किसी एसिड का रिएक्शन करोगे जैसे HCl का, तो आपको एक लवण मिलेगा। इससे पता चलता है कि एमीन जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। यदि आप CH3COCl के साथ इसका रिएक्शन कराते हो एसिटाइल क्लोराइड के साथ, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हो, तो इस तरह का यौगिक बनता है RnCOCH3। यदि आप हिंसबर्ग अभिकर्मक यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है RnH। यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से Cl, और आपको ये यौगिक मिल जाएगा RnHSO2C6H5। और यदि आपके पास एमीन है और आप उसके ऊपर NaNO2 और HCl का रिएक्शन करा देते हो, NaNO2 HCl का रिएक्शन करा देते हो और प्राइमरी एमीन होगा, तो आपको क्या मिलेगा RN2Cl, जिसका जलअपघटन करने पर आपको अल्कोहल, नाइट्रोजन और HCl गैस आपको मिलेगी। यदि सेकेंडरी एमीन है तो दो एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे RRNNO और H2O साथ में मिलेगा। टर्सरी एमीन है तो इस तरह का साल्ट मिलेगा आपको। उसके बाद आते हैं हम, यदि आपके पास एमीन है और उसके ऊपर आप क्लोरोफॉर्म और KOH का रिएक्शन करा देते हो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भी सवाल आता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं और हिंसबर्ग अभिकर्मक का एमीन के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम आपने पहले भी पढ़ लिया है, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। यदि आप केवल प्राइमरी एमीन दिखाती है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया का नाम आइसोसाइनाइड अभिक्रिया भी होता है। तो कार्बाइल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, जब प्राइमरी एमीन आपके पास हो, क्लोरोफॉर्म और KOH का रिएक्शन करा दो, क्लोरोफॉर्म की जगह आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हो, आइसोसाइनाइड इसमें बनता है, साथ में KCl और H2O भी निकलेगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड अभिक्रिया भी कहते हैं। प्राइमरी एमीन के टेस्ट करने का ये एक तरीका है, इसलिए इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बाइल एमीन परीक्षण भी कहते हैं। अब आ जाओ एमीन की भास्मिक या क्षारीय प्रकृति। आपको पता है कि एमीन का फार्मूला ये होता है, प्राइमरी एमीन का RnH2, और इसमें नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऊपर नहीं बनाया नीचे बना दिया मैंने, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये किसी को भी दान दे सकता है उपसह संयोजक बंध के रूप में, और यदि ये दे रहा है किसी को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यानी लॉन पेयर, तो इसका मतलब ये लुईस बेस है, और इसके पास लेने के लिए ज़्यादातर H पॉजिटिव आता है इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को लेने के लिए। तो इसका मतलब एमीन की खासियत है ये है कि वो H पॉजिटिव को यानी प्रोटॉन को ग्रहण करता है। जो प्रोटॉन को देता है वो तो होता है एसिड, और जो ग्रहण करता है वो होता है बेस। ठीक है, लॉन पेयर की वजह से इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। दूसरी बात कि यदि आप इस एमीन को देखो, CH3 यानी ये सेकेंडरी एमीन है, डाई मिथाइल एमीन, ये प्राइमरी एमीन है, ये टर्सरी एमीन है, और ये है अमोनिया। तो यदि हम प्रबलता की बात करें तो सेकेंडरी एमीन सबसे ज़्यादा प्रबल क्षारीय प्रकृति सेकेंडरी एमीन की है, फिर प्राइमरी की, फिर टर्सरी की, फिर अमोनिया सबसे दुर्बल क्षार है। यदि यहाँ बात करें हम, तो यहाँ हमारे पास डाई इथाइल एमीन है, फिर ट्राई इथाइल एमीन है, फिर केवल इथाइल एमीन है, और फिर अमोनिया है। तो मिथाइल और इथाइल के केस में आपको देखना है ठीक है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये वाला, ये पहले वाला क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम एरोमेटिक एमीन्स पर। एरोमेटिक एमीन का आपको पता ही है कि ये जो NH2 ग्रुप है ना, ये जो NH2 ग्रुप है, ये जुड़ा होता है किसी एराइल ग्रुप के साथ। जैसे बेंजीन रिंग एराइल ग्रुप को आप C6H5, जो हमारे सिलेबस में मुख्य एराइल ग्रुप है वो C6H5 है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, एनिलीनी तो कहते हैं, या फिर आप इसे रिंग को ना बनाकर C6H5NH2 लिख सकते हो। यह है
एनिलीन। एराइल एमीन उसे कहते हैं जब NH2 के साथ क्या जुड़ जाए, एराइल ग्रुप, कम से कम एक। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। एरोमेटिक एमीन की बेंजीन वलय के कारण अभिक्रियाएं, ये बहुत बढ़िया पोर्शन है। हेलोजनीकरण देखो आप, एनिलीन है, यदि इसके ऊपर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करते हैं, आपको ये चीज याद आ जाती होगी, ब्रोमीन वाटर जब भी बोलता हूं तो तीनों जगह ब्रोमीन जुड़ेगा। ये देखो, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया। अब यदि आप यहाँ आप चाहते हो कि आप एनिलीन के ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन कराओ और आपको तीनों जगह ब्रोमीन ना मिले, ट्राई ब्रोमो एनिलीन ना मिले, तो आपको ब्रोमीन का रिएक्शन जल के उपस्थिति में नहीं कराना, फिर आप CS2 की उपस्थिति में करवा सकते हो। या फिर एक तरीका और भी है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट यदि आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, ऑर्थो पैरा उत्पाद प्राप्त करने हेतु एनिलीन की क्रिया एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने के बाद ही इसका हेलोजनीकरण किया जाता है। यानी पहले जो है ना रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दो एनिलीन की, और फिर उसके ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन कराओ, तो फिर आपको एक तो यहाँ मिलेगा ब्रोमीन जुड़ा हुआ, एक यहाँ मिलेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मिलेंगे। ये चीज ध्यान रखना। एसिटेनिलाइड में उपस्थित एसिटाइल CH3CO समूह इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होने के कारण NH2 के नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देता है, जिसके कारण इसकी अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है। तो यदि आप इसका रिएक्शन पहले एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड या CH3COCl के साथ करोगे ना, तो यहाँ वो जुड़ेगा और वो NH2 की क्रियाशीलता को, इस नाइट्रोजन एटम की क्रियाशीलता को या एमीन की क्रियाशीलता को कम कर देगा, जिसकी वजह से ये तीनों जगह Br नहीं जुड़ेंगे। एक बार प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा और एक बार ऐसा, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए यदि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आपको चाहिए, तीनों जगह ब्रोमीन नहीं चाहिए, तो पहले आप उसका एसिटाइलेशन कर दो, यानी उसका रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कर दो। फिर आते हैं नाइट्रीकरण, ये सब पढ़ रखे हैं आपने। एनिलीन है, इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराओ, इसका रिएक्शन आप देखो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराया हमने पहले। फिर उसके बाद वैसे तो आपको पता है नाइट्रीकरण हम इनकी उपस्थिति में कराते हैं, HNO3 और H2SO4, पता है ना, पर हमने इसे इसलिए लिया जिससे इसका रिएक्टिविटी को कम कर दे वो। यदि हम डायरेक्टली नाइट्रीकरण करेंगे ना तो NO2 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, ट्राई नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पहले एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड की उपस्थिति में इस रिएक्शन को करते हैं, जो NH2 की रिएक्टिविटी को कम कर देता है। उसके बाद ये है देखो यहाँ लिखा हुआ है, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण करने पर 50% पैरा और 45% मेटा तथा 2% ऑर्थो उत्पाद प्राप्त होते हैं यदि सीधा कराओगे। एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ यदि की उपस्थिति में यदि रिएक्शन ना करी तो ये इस तरह की दिक्कत होगी हमें। अब आते हैं आगे, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, एनिलीन है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ ध्यान रखना एनिलीन में SO3H ग्रुप जो है वो कहाँ जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। फिर आते हैं हम ऑक्सीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, एनिलीन का ऑक्सीकरण। यदि आप एनिलीन का ऑक्सीकरण करते हो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बनता है आपको बेंजोक्विनोन, क्या कहते हैं इसे, बेंजोक्विनोन। अब आते हैं हम एनिलीन के परीक्षण पर, एजो रंजक परीक्षण। एनिलीन को तनु HCl व ठंडे जल में घोलने के बाद इसमें NaNO2 और HCl का, NaNO2 HCl जानते हो, डाइएजोटाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, डाइएजोटीकरण के लिए। हिम शीतलित विलयन मिलाते हैं तथा प्राप्त मिश्रण में बीटा नेफ्थोल मिलाने पर नारंगी लाल रंग का रंजक बनता है। यदि आपका विलयन नारंगी लाल रंग का आपको मिल गया ना तो समझ जाओ एनिलीन है। और ब्रोमीन वाटर से क्रिया अभी हमने करी थी, हल्के पीले रंग का अवक्षेप मिलेगा आपको यदि ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करोगे आप।
रिएक्शन अभी करी थी ना, ट्राइब्रोमो एनिलीन मिला था हमें, वो पीले रंग का होता है ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये दो टेस्ट हैं इसके। वैसे बढ़िया टेस्ट, दोनों में से कोई सा भी टेस्ट आप लिख सकते हो, दोनों याद करके जाना। अब इसके बाद आता है डाइजोनियम लवण। डाइजोनियम लवण का मतलब क्या होता है? जब एराइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग के ऊपर N2X जुड़ा होता है, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। तो डाइजोनियम लवण बनाने के तरीके देखो क्या क्या हैं आपके पास। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ। ये है आपके पास एनिलीन C6H5NH2। इसके ऊपर जब NaNO2 और HCl का रिएक्शन करोगे ना आप, तो आपको C6H5N2Cl मिल जाएगा, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बनाने का तरीका है, इसे एकमात्र तरीके को याद रखना है आपको। एनिलीन के ऊपर NaNO2 HCl का रिएक्शन करोगे, जिसे आप कहते हो डाइअज़ोटीकरण, और आपको डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यदि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन करते हो तो फिनॉल मिलेगा। यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर H3PO2 और फिर जल अपघटन करते हो तो आपको बेंजीन मिलेगा। यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप CuCl2 और HCl का रिएक्शन करते हो, जिसे सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं, नाइट्रोजन गैस इसमें निकलती है, देखो ये निकलती है ना नाइट्रोजन गैस, तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन C6H5Cl बचेगा। यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर कॉपर का रिएक्शन HCl की उपस्थिति में करते हो, गर्टरमैन अभिक्रिया, नाइट्रोजन निकल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिलेगा। यदि आप पहले HbF4 का रिएक्शन करते हो, फिर NaNO2 का रिएक्शन करते हो, कॉपर के साथ इसे गर्म करते हो, तो ऐसे करने पर नाइट्रोबेंजीन आपको मिलेगा। यदि आप HbF4 का रिएक्शन करते हो, फिर उसे गर्म करते हो, तो फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। और यदि Ki का रिएक्शन करते हो तो आयोडोबेंजीन मिलेगा। तो ये रिएक्शन थोड़े से, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ऐसा करने पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर इसका रिएक्शन करने पर क्या प्राप्त होने वाला है हमें। फिर ये डाइजोनियम क्लोराइड की एक ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन। इसमें ये आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और ये है आपके पास फिनॉल। दोनों को क्षारीय माध्यम में जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से ये क्या निकल जाएगा? HCl, और ये जुड़ जाएंगे बाकी नाइट्रोजन के साथ, ये जुड़ गया यहाँ से रिंग, बेंजीन रिंग। इसे कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो ऑरेंज कलर का डाई होता है, डाई माने रंजक। और ऐसे आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ जब रिएक्शन कराओगे अम्लीय माध्यम में, यहाँ भी HCl निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन में हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको भली भांति आनी चाहिए। अब इसी क्रम में हम आगे आ चुके हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर वाले। अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमने मोस्टली सारे रिएक्शन पढ़ लिए हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे रिएक्शन, इसलिए उन्हें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में या धीरे धीरे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये रिवीजन है। देखो, सेकेंडरी अमीन क्या है इनमें से? भाई यही तो होगा सेकेंडरी अमीन, R2NH। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण से बनता है। गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण से प्राथमिक एलिफेटिक एमीन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है ये, इसका नाम ध्यान रखना। ये रिएक्शन मैंने आपको सिखा भी रखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, RNH2 तथा HNO2 की अभिक्रिया से बनता है। भाई आपको पता है HNO2 का रिएक्शन करना आता है, OHNO, यही तो होता है HNO2 का रिएक्शन। क्या बनाए? अल्कोहल ही तो बना, ROH। देखो अब ROH कहाँ है, ये रहा, दिखा रखे हैं सारे रिएक्शन। नेक्स्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनॉल से होने पर प्राप्त होता है। बेंजीन डाइजोनियम, अभी हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्षारीय माध्यम में फिनॉल से कराई थी। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना था ना, ऑरेंज कलर की डाई बनी थी, जिसमें से इधर से H इधर से HCl निकाला था हमने। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यौगिक जिसमें क्षारीय प्राबल्य सबसे अधिक है। सबसे अधिक इसी में ही होगा भाई, डाईमिथाइलएमीन। ट्राईमिथाइलएमीन तो तीसरे नंबर पर आता है, पहले ये आएगा
फिर मिथाइल अमीन आएगा, फिर ट्राई मिथाइल अमीन आएगा, फिर सबसे कमजोर है NH3 अमोनिया। ये क्रम याद रखना है आपको। यदि आप लिक्विड स्टेट में देखते हो विलयन अवस्था में, यदि गैसीय अवस्था में देखते हो तो फिर तो टर्सरी अमीन ही सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रकृति दिखाएगा, पर वो विलयन अवस्था में यानी द्रव अवस्था में इसलिए नहीं दिखाता टर्सरी अमीन, क्योंकि वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है, त्रिविम विन्यासी बाधा। प्रेस लेक्चर में इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है? आइसोसाइनाइड टेस्ट जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, जिसमें क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन कराया जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट कह दो या कार्बाइल अमीन अभिक्रिया कह दो, एक ही बात है। प्राथमिक अमीन दिखाता है उसे, प्राइमरी अमीन, ध्यान रखना। कार्बाइल अमीन अभिक्रिया कहो या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया कहो, प्राइमरी अमीन का टेस्ट करने का तरीका है। उसके बाद सातवां है, प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है। लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बाइल अमीन अभिक्रिया का नाम ही आइसोसाइनाइड अभिक्रिया है, चाहे अभिक्रिया कह दो या टेस्ट कह दो, एक ही बात है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 8वां। उन्होंने कहा कि यह है सूत्र C4H11N से कितने प्राथमिक अमीन संभव हैं? इससे तो भाई कितने, 4 प्राथमिक अमीन हैं, 4 प्राइमरी अमीन इससे बन सकते हैं। ये जो है 2 तो यहाँ दे दिए ऐसे, ये तो क्वेश्चन पहले भी करा रखा मैंने आपको, और 2 यहाँ हो गए। उसके बाद नेक्स्ट भाई, हम दोबारा से इन क्वेश्चन को इसलिए कर रहे हैं रिवीजन में कि 2025 में पूछे गए क्वेश्चन भी आपके सम्मुख आ जाएं। वैसे तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के और NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैंने करा रखे हैं आपको फ्रेश बैच में, फ्रेश लेक्चर में। 9वां क्वेश्चन है, कार्बाइल अमीन अभिक्रिया में क्या बनता है? भाई कार्बाइल अमीन अभिक्रिया में क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। कहाँ लिखा हुआ है ये रहा, आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड, RNC। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl को हम हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, RNH2, देखना जरा, प्राइमरी अमीन, क्लोरोफॉर्म और KOH, आइसोसाइनाइड बना। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? इस अभिक्रिया का नाम क्या है? इसे या तो कहो कार्बाइल अमीन अभिक्रिया या फिर कहो आइसोसाइनाइड अभिक्रिया, क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड बनता है ना। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, कार्बाइल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। 12वां क्वेश्चन है, एमाइडो से एमीन बनाने में, एमाइड ये है RCONH2, और बनाना क्या है इससे? ये एमीन RNH2, बीच का क्या गायब करना है? CO। इसे गायब करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, ठीक है, Br2KOH, जिसे आप हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हो ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। 13वां क्वेश्चन है, एमीनो का जलीय विलयन होता है। भाई एमीन तो क्षारीय होते हैं, पता है ना आपको। एमीन क्षारीय क्यों होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो डोनेट कर देगा उसे। नेक्स्ट, इथाइल अमीन पर HNO2 का क्रिया से क्या बनता है? इथाइल अमीन C2H5NH2, क्या किसका रिएक्शन करना है? HNO2 का। लो, HNO2 को ऐसे ही तो सिखा रखा है आपको, क्या बना? इथाइल अल्कोहल नहीं बना। कहाँ लिखा हुआ इथाइल अल्कोहल, देखना, ये रहा। जो बच्चा प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ा होगा ना पूरे सिलेबस को, उसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे, जो प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ा होगा। 15वां क्वेश्चन है, क्या है? टर्सरी अमीन है, ये लिखा हुआ उत्तर, टर्सरी अमीन है, एक तृतीयक अमीन। नेक्स्ट, सबसे अधिक क्षारीय अमीन है, सबसे अधिक क्षारीय अमीन जो है ना, हालांकि इसे होना चाहिए था, पर इससे भी ज़्यादा क्षारीय ये होता है इथाइल है। ये तो मिथाइल है ना, डाई मिथाइल अमीन, और डाई इथाइल अमीन है। इथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है इसलिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बाइल अमीन अभिक्रिया नहीं देती है? देख लो भाई, प्राइमरी अमीन तो देंगी, ये प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन ये है, देखो बीच में NH नहीं आ रहा क्या? सेकेंडरी अमीन तो कार्बाइल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया दिखाता ही नहीं है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? CO गायब करना, तो वो तो ये रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, यही तो है। Br2KOH के साथ रिएक्शन कर दो, RCONH2 का CO बीच में से गायब हो जाएगा, एमाइड का एमीन बन जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एनिलीन के ब्रोमीनन से प्राप्त होता है। एनिलीन के ऊपर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करते हो तो ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। और यदि एसिटिक एसिड सॉरी एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में करोगे फिर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। 20वां क्वेश्चन इसके लिए इसका IUPAC नाम बताना है। एन मिथाइल प्रोप 2 इन 1 एमीन, ये तो कर दोगे, IUPAC नाम तो आपको आने चाहिए। देखो नेक्स्ट अगले पड़ाव पर हम आ चुके हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन पहला पड़ाव था, 1 नंबर के क्वेश्चन दूसरा पड़ाव था, तीसरा पड़ाव है अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले। अब जब हम इस चैप्टर पर पहुंच जाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हम लगभग 85% रिएक्शन कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, इसलिए बहुत आसान लगता है ये वाला चैप्टर सब बच्चों को, छोटा भी लगता है। इन्होंने कहा कि बेंजीन के नाइट्रीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले नाइट्री कारक मिश्रण में HNO3 की क्या भूमिका होती है? कि नाइट्रीकरण में HNO3 की क्या भूमिका है? HNO3 की भूमिका ये है कि वो NO2 पॉजिटिव डेवलप करके अटैक कराएगा। वहाँ जो NO2 पॉजिटिव मिलता है वो HNO3 से मिलता है, और वो इलेक्ट्रॉन इसने ही है या इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। ये है इसकी भूमिका, पढ़ लेना इसे। नेक्स्ट इन्होंने कहा स्मिट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाए जाते हैं, रासायनिक समीकरण दीजिए। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, उसके ऊपर आप रिएक्शन इसकी कराओ हाइड्रोजोइक एसिड की, तो यहाँ से तो निकलेगी CO2 गैस, ये निकल गई, देखो यहाँ से निकलेगी नाइट्रोजन गैस, ये निकल गई। अब आपके पास R बचा, एक H बचा, एक N बचा, 2H, RNH2 बन जाएगा। ये रिएक्शन लिखनी है और वही लिखना कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजोइक एसिड के साथ अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राइमरी अमीन प्राप्त होता है जिसके साथ CO2N2 निकलती है, लिखना चाहो लिख लो। नेक्स्ट ये कौन सी अभिक्रिया होती है? स्मिट। ध्यान रखना इथाइल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्यों स्पष्ट कीजिए। भाई जब इथाइल एमीन के पास नाइट्रोजन एटम के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करेगा, बढ़िया इलेक्ट्रॉन को पेयर को डोनेट करेगा तो क्षारीय प्रकृति तो होगी उसकी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, एमीनो के क्वथनांक उनके समतुल्य अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं, समझाइए। एमीनो का क्वथनांक कम इसलिए होता है क्योंकि इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना वो ज़्यादा मजबूत नहीं बनता, जबकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपस में जो अल्कोहल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा वो ज़्यादा मजबूत है, इसलिए अमीन का क्वथनांक क्या होगा? कम। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन रहा पर कमजोर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा 2 कार्बन वाला, देखो C2H5NH2 है, इथाइल अमीन है, अणुसूत्र का एक यौगिक जेड है जिसका नाम वो C6H5SO2Cl यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करने पर तार में एविलेक ठोस देता है, जेड को पहचानी। भाई जेड को क्या पहचानिए? इथाइल अमीन है। एक मिनट, क्या कहा इन्होंने? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करने पर तार में एविलेक ठोस देता है। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखो ये जो है एक एलिफेटिक एमीन है, ये बात तो पक्की है, और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करने पर यह क्षार में एविलेक उत्पाद देता है। इसका अर्थ है कि उत्पाद नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा एक प्रतिस्थापी करने योग्य हाइड्रोजन परमाणु नहीं रखता, ठीक है। यानी उसके पास, हाँ, अतः यौगिक जेड एक द्वितीयक अमीन है। कैसा है? इथाइल मिथाइल अमीन है, क्योंकि यदि वो इथाइल 3 कार्बन है तो इथाइल मिथाइल अमीन है। वो इथाइल मिथाइल अमीन के पास एक ही तो हाइड्रोजन होगा, एक ही तो होगा हाइड्रोजन, मतलब N के पास देखो एक हाइड्रोजन होगा, ये तो हो गया इथाइल या मिथाइल या अमीन, एक होगा हाइड्रोजन।
और जब रिएक्शन वो करेगा तो ये HCl निकल जाएगा, आपको पता है। और HCl निकलने के बाद जो यौगिक बना हमारे पास ऐसा, इसके पास नाइट्रोजन एटम के पास है एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो नहीं रिएक्शन कर सकता फिर आगे। ये ध्यान रखना जरा इस बात का। अभी उसमें 3 थे कार्बन में 2 सोच के चल रहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक यौगिक A है उसके ऊपर HNO2 का रिएक्शन कर दिया, ये बन गया तो C2H5NH2 ही तो होगा वो। C2H5NH2 के ऊपर OHNO का रिएक्शन करोगे तो C2H5OH बनेगा, और C2H5OH का ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, आखिरी प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देखो C2H5NH2 के ऊपर HNO2 का रिएक्शन आप कर सकते हो ऐसे, HNO2 का रिएक्शन ऐसे ही तो होता है OHNO, ये तो बन गया C2H5OH। अब इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो इसके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3COOH। पहले तो बनेगा CH3CHO और CH3CHO के बाद बनेगा CH3COOH। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निम्नलिखित अभिक्रियाओं में यौगिक A तथा B को पहचानिए तथा संबंधित संतुलित रासायनिक समीकरण भी दीजिए। देखो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करोगे तो यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा, तो ये जो साइनाइड बन जाएगा, ये बन गया साइनाइड। और आपको बताया कि जब साइनाइड जो बना CH3CN बन गया होगा, यहाँ लिख देता हूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसका जब आप अपचयन करोगे 2H तो यहाँ जुड़ जाएंगे और 2H यहाँ, तो ये बनेगा CH3CH2NH2। ये है CH3CH2NH2, देखो ये लिखा हुआ, यहाँ देख लो उत्तर लिखा हुआ नीचे। नेक्स्ट, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा ABC का सूत्र एवं नाम लिखिए। आपको कह रहे कि CH3NH2 के ऊपर किसका रिएक्शन करा कि CH3OH बन गया, तो HNO2 का करा रिएक्शन ऐसे OHNO, CH3OH बन गया। इसके ऊपर PCl5 का रिएक्शन करा होगा, ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट गए होंगे, Cl और बीच में P और Cl3, CH3Cl बन गया होगा यहाँ। और CH3Cl ये बना CH3Cl, इसके ऊपर KCN का रिएक्शन करा तो यहाँ से KCl निकल गया होगा, CH3CN बन गया होगा, यहाँ बन गया CH3CN। अब देखो CH3CN, इसके ऊपर SnHCl का रिएक्शन कर रहे हैं, यानी नवजात हाइड्रोजन है। देखो 2H तो यहाँ जोड़ दो और 2H जोड़ दो यहाँ, CH3CH2NH2, जिसे आप C2H5NH2 लिख सकते हो। ये सारी बातें आपको सिखा रखी हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से ये लिख रखा है इन्होंने, आंसर देख लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित अभिक्रिया में A की पहचान कीजिए। कह रहे कि भाई इसमें A ये है, ठीक है। इन्होंने कहा C2H5NH2 है, कार्बन डाइसल्फाइड है, HgCl2 है, उसके साथ गर्म करोगे तो आपका C2H5NCS बनेगा, आइसोसाइनेट, थायो बनेगा ना, थायो आइसोसाइनेट। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए। ये तो बना दोगे आप, आती हैं ये तो बनानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। इन्होंने कहा C2H5NH2 के ऊपर HNO2 का रिएक्शन कर दोगे, हाँ जी कर देंगे, OHNO की तरह ये बन जाएगा। अब कह रहे कि इसके ऊपर किसका रिएक्शन करें, इसका करें कि ये बन जाए CH3COO C2H5OH एसिड प्लस एल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर, तो एसिड चाहिए ये रहा, एल्कोहल ये रहा, एस्टर बन जाएगा। एस्टरीफिकेशन है ना ये, एस्टरीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्लोरोएथेन से NN डाइइथाइल इथामीन बनाने का रासायनिक समीकरण। क्लोरोएथेन से ये बनाना है 2 इथाइल ग्रुप और जोड़ते हैं तो डाइइथाइल अमीन का रिएक्शन कर दो, इसके ऊपर यहाँ से H यहाँ से Cl, ये HCl निकल जाएगा ना। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर 3 आ जाएंगे, C2H5 आगे लो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एनिलीन के NH2 समूह का नाइट्रीकरण करने से पहले एसिटिलीकृत क्यों किया जाता है, जिससे NH2 की क्रियाशीलता कम हो जाए और NO2 जो है वो ऑर्थो मेटा पैरा तीनों जगह ना जुड़े, ठीक है। इसलिए पहले इसके ऊपर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट लिया, फिर उसके ऊपर रिएक्शन करेंगे ना जब आप, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा ये। और यदि आपने ऐसा नहीं करा तो वो NH2 ग्रुप जो अटैच है बेंजीन रिंग के टॉप पर, वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने के चलते
तो 3 तरह के प्रोडक्ट दे देगा आपको, ऑर्थो भी, मेटा भी, पैरा भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित समीकरणों में ए बी सी की पहचान कीजिए। अब इन्होंने कहा कि हमारे पास ये था क्या है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कर दिया। जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करा होगा तो NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया होगा, NH2 में, एनिलीन बन गया। और ये एनिलीन है, एनिलीन के ऊपर NaNO2HCl का रिएक्शन कर दो, यानी डाइएजोटाइजेशन कर दो, N2Cl बन जाएगा। तो यहाँ क्या है, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये देखो। और फिर ये कह रहे कि जो भी बना उसके ऊपर CuCl2HCl का रिएक्शन कर दो। जब CuCl2HCl का रिएक्शन करोगे यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगी, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। देखो क्लोरोबेंजीन बन गया। ये रिएक्शन अभी पढ़ाई थोड़ी देर पहले मैंने आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 15वां, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसे आप लिख दोगे। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कई बार पढ़ा दी। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूर्ण कीजिए। क्लोरोबेंजीन के ऊपर किसका रिएक्शन करेगी, एनिलीन बन जाए। एनिलीन के ऊपर किसका रिएक्शन करेगी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाए। तो क्लोरोबेंजीन के ऊपर आप अमोनिया का रिएक्शन कर दो Cu2O की उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, NH2 आ गया। इसके ऊपर NaNO2HCl का रिएक्शन कर दो, NH2 ग्रुप N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आप कहते हो डाईएजोटीकरण या डाईएजोटाइजेशन। 17वां क्वेश्चन है, आप 4 नाइट्रोटोलुइन को 2 ब्रोमो बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करोगे। 4 नाइट्रोटोलुइन, ये रहा 4 नाइट्रोटोलुइन, इससे हमें बनाना है, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ इसे, ये क्वेश्चन बढ़िया है बहुत। 4 नाइट्रोटोलुइन से आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ, ये देखो 2 पर ब्रोमो है, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना। तो आप क्या काम करोगे, 4 नाइट्रोटोलुइन है या पैरा नाइट्रोटोलुइन भी आप इसे कह सकते हो, इसके ऊपर ब्रोमीन का रिएक्शन कर दो। तो ब्रोमीन का रिएक्शन यहाँ होगा, ये ब्रोमीन जुड़ गया। अब कर दो इसका अपचयन। जब आप इसका अपचयन करोगे तो ये NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। और फिर इसके ऊपर आप NaNO2HCl का रिएक्शन कर दो, तो NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl में। अब इसके ऊपर आप S3PO2 का रिएक्शन कर दो। S3PO2 का रिएक्शन करने से यहाँ से क्या होता है, ये जल अपघटन भी कर दोगे, दोनों गायब हो जाएंगे, H आ जाएगा यहाँ। तो ये आपको ब्रोमो हाँ ठीक है, ब्रोमोटोलुइन मिल जाएगा, यानी 2 ब्रोमोटोलुइन कह दो या ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन कह दो, ये मिल गया। अब इसका आपको ऑक्सीडेशन करना है सिर्फ। KMNO4, क्षारीय KMNO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो CH3 का ऑक्सीडेशन कर देगा COOH में। तो ये स्टेप आपको याद रखने हैं भाई। देखना जरा कब आया था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कब आया था, नहीं आया, नहीं, NCERT का है, पक्का करके जाना भाई। NCERT का क्वेश्चन है, बोर्ड में तो अभी तक आया नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित अम्ल क्षारक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा उत्पादों के नाम लिखिए। भाई देखो, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, H पॉजिटिव आएगा लेने के लिए, तो यहाँ बन जाएगा, तो सब जोगा तुम NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसा ही यहाँ होगा, इसके पास लॉन पेयर है, H पॉजिटिव आएगा लेने के लिए, तो ये यहाँ NH पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और ऐसा ही यहाँ होगा, बस ये तो आंसर दे रखे हैं नीचे तो। नेक्स्ट उन्होंने कहा एनिलीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न उत्पादों के नाम लिखिए। एनिलीन बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl कर दोगे। आपको पता है ना कि यहाँ से एक H और यहाँ से Cl निकलेगा, बस और कुछ नहीं है। यानी NH के आगे CO C6H5, C6H5 की जगह आप बेंजीन रिंग भी बना सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में यौगिक A तथा B को पहचानिए। यह है हमारे पास C6H5NH2 है एनिलीन। एनिलीन के ऊपर NaNO2HCl का रिएक्शन कर दिया तो बेंजीन रिंग के ऊपर जो NH2 ग्रुप था वो N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर किसका रिएक्शन करेंगे, क्लोरोबेंजीन बन जाए। ये रिएक्शन कई बार आ गया भाई। एनिलीन है, इसके ऊपर NaNO2HCl का रिएक्शन कर दिया तो C6H5N2Cl बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl में। अब इसे आप Cl में कन्वर्ट करना चाह रहे, N2 को यहाँ से हटाना चाह रहे, तो CuCl2HCl का रिएक्शन करा दो। तो कई बार पढ़ लिया है रिएक्शन आपने। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक में NH2 समूह की उपस्थिति की पुष्टि कार्बाइल एमीन अभिक्रिया परीक्षण की सहायता से कीजिए। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया तो जानते हो आप।
कर दोगे इसे? तो हमारा ये जो है चौथा पड़ाव, 3 पड़ाव हमने पूरे कर लिए, चौथे पड़ाव पर हम आ चुके हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये है हमारा एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है। एरोमेटिक यौगिक ए है, अमोनिया के साथ इसने ये बना दिया। फिर उन्होंने कहा कि Br2KOH के साथ गर्म करने पर ये अणु सूत्र वाला यौगिक सी बन गया, तो बन ही गया। लो, तो ABC की पहचान करो, ये रिएक्शन ही तो लिखनी खाली, 3 नंबर पक्के हैं, रिएक्शन लिखो। बताओ, कुछ और लिखना ही नहीं है। उन्होंने अगला क्वेश्चन कहा, स्मिट अभिक्रिया द्वारा इथाइल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इथाइल एमीन के एसीटल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। स्मिट अभिक्रिया लिख दोगे, उसके बाद इथाइल एमीन की एसीटल्डिहाइड से क्रिया। चलो बाद में देखते हैं इसे देखते हैं बाद में। यहाँ देखो, एसीटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन लिख दोगे, लिख दोगे ना? ध्यान रखना, यहाँ से बस H2, हाँ गया मार्कर, ये रहा, यहाँ से H2O निकालना है आपको, और कुछ नहीं करना, कर दोगे। और फिर इन्होंने कहा कि इथाइल एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया। भाई इसकी नाइट्रस अम्ल से तो जमाने बीत गए रिएक्शन करते करते, बीत नहीं गए जमाने। इन रिएक्शन को तो आप जो है मरते दम तक याद रखोगे, जो प्ले लिस्ट के अनुसार आपने पढ़ लिया हो, तो ये सारे रिएक्शन आप हमेशा ध्यान रखोगे, हमेशा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अणुसूत्र C3H9N से प्राप्त विभिन्न समावयवों की संरचना। इनकी समावयवी बताने, उनके UPSC नाम बताने। इस क्वेश्चन को तो आप कर लेना अपने आप, NCERT का क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इथाइल अमीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। इथाइल अमीन बनाने की अभिक्रिया बतानी है आपको। क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ कौन सी है? कार्बाइल अमीन अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड अभिक्रिया है। नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ जमाने बीत के रिएक्शन करते हुए OHNO, कर लोगे? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा इथाइल अमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। पढ़ रखा है इथाइल अमीन बनाना, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, RCONH2 से RNH2 बनाना, Br2KOH का रिएक्शन कर दो, और इथाइल अमीन की नाइट्रस अम्ल HNO2 से रिएक्शन, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन। भाई ये तो सारे पढ़ रखे हैं आपने भाई। देखो फिर आ गई स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया का ब्यौरा देना आपको, N3H। चलो आगे आ जाओ। फिर आ गई हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, कर लोगे? फिर उसके बाद हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के बाद सोडियम कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में मिथाइल आइसोसाइनाइड आधिक्य द्वारा एनिलीन के एल्कीलन या एल्काइलेशन में उत्पन्न होने वाले उत्पादों के लिए अभिक्रिया लिखिए। देखो ये तो है एनिलीन, C6H5NH2। मिथाइल आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है कि यहाँ जो है ना ये जो आपका CH3 पॉजिटिव है वो जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, I नेगेटिव रहेगा बाहरी। अब हमने क्या, ये प्रोडक्ट बन गया। अब हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना C6H5NH2 CH3 पॉजिटिव I नेगेटिव, ये ले लिए हमने दो ले लिए हैं पूरे। Na2CO3 के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो यहाँ जो है ना H2O निकलेगा, CO2 गैस निकलेगी, कार्बोनेट है ना ये, CO2 गैस निकली, और यहाँ से 2 Na और 2 I, 2 NaI निकल गए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो आपके पास ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा C6H5NCH3 होल ट्वाइस। यानी इस नाइट्रोजन के पास एक तो है बेंजीन रिंग और 2 है मिथाइल ग्रुप। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास एक बेंजीन रिंग है, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इसका फिर CH3I के साथ रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर तो है ही। अब ये CH3 पॉजिटिव जाएगा, CH3 2 थे, एक और आ गया, 3 हो गए, ये हो गए 3 CH3, और I नेगेटिव है ही वहाँ बाहर। अब देखो नाइट्रोजन के पास एक C6H5 है, 3 CH3 है, I नेगेटिव है, इसका Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराओगे, देखो 2 ले रखे हैं, तो यहाँ से 2 Na और यहाँ से 2 I, H बचा नहीं इसके पास, तो यहाँ H2O नहीं निकलने का है।
बाकी आपका जो ये है, ये CO3 डबल नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा। आई गई वहां से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये 2020 का, बेंजीन सल्फोनिल अम्ल से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बाइल अमीन तथा डाइअज़ोटीकरण अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण। यह है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसके ऊपर NaOH का रिएक्शन कर दो, SO3H, SO3 Na में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा। SO3 Na के ऊपर NaNH2 का रिएक्शन कर दो, तो यहाँ से Na2SO3 निकल जाएगा ये, और NH2 आ जाएगा वहाँ। अब ये एनिलीन बना दिया आपने। अब एनिलीन की कार्बाइल अमीन अभिक्रिया लिख दोगे, एनिलीन की डाइअज़ोटीकरण अभिक्रिया लिख दोगे। नेक्स्ट, एक कार्बनिक यौगिक A के अपचयन से अणुसूत्र C2H7N वाला एमीन प्राप्त होता है। अच्छा ठीक है, अपचयन से ये मिल गया। हाँ, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है ये जो मिला ना, C2H5NH2 मिला, C2H5CONH2 से, जो क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ, क्लोरोफॉर्म यानी C2H5NH2 क्लोरोफॉर्म कास्टिक पोटास, कार्बाइल अमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। आइसोसाइनाइड में से ही तो तीव्र दुर्गंध आती है, कर लोगे इसे। तो इन्होंने कहा देखो, ये कार्बनिक यौगिक था, उसका अपचयन करा तो ये मिला हमें, फिर उसे हमने क्लोरोफॉर्म कास्टिक पोटास के साथ गर्म करा, तीव्र दुर्गंध वाला यौगिक मिला। ये था हमारे पास CH3CONH2। ठीक है, नहीं CH3CONH2 नहीं था, ये गलत लिख रहे हैं, ये था C2H5। कितने कार्बन थे उसमें, ये था वो C2H5CONH2। अब इसके ऊपर वो अपचयन कह रहे हैं करने को, अपचयन, तो आप इसका अपचयन करोगे नवजात हाइड्रोजन से। तो मैं इसका अपचयन बताता हूँ, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया नहीं, अपचयन कर रहे हैं आप। अपचयक कोई सा भी इस्तेमाल कर लो, C डबल बॉन्ड O ऐसे दिखाओ। अपचयन करोगे 2H तो यहाँ जुड़ेंगे, 2H यहाँ जुड़ेंगे, अब बना सही, CH3CH2NH2 बन गया, ये बन गया। अब कह रहे कि इसे क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म कर दो, तो ये तो फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट है या कार्बाइल अमीन अभिक्रिया। अगले पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लघुत्तरीय प्रश्न का भाग संख्या 2, 4 नंबर का 5वां पड़ाव है ये हमारा इस चैप्टर का। एमीन किन्हें कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। कर लोगे, पढ़ रखा है तो एमीन तो आपने अभी तो पढ़ाया। अगला क्वेश्चन है, एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण लिखिए। उसके बाद इन्होंने कहा इथेनामीन की HCl से अभिक्रिया, और वाई एनिलीन की सोडियम नाइट्राइट NaNO2 एवं तनु HCl की 0 डिग्री C पर अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद, विभेद यह है कि देखो, विभेद के लिए एक परीक्षण, हिंसबर्ग परीक्षण। प्राथमिक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ N एल्काइल सल्फोनेमाइड बनाती है जो क्षार में विलेय है। द्वितीयक एमीन NN डाई एल्काइल सल्फेनामाइड बनाती है जो क्षार में अविलेय है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ही बचा, ओ सॉरी हाइड्रोजन बचा नहीं, उसमें बचा हाइड्रोजन। तृतीयक एमीन हिंसबर्ग परीक्षण नहीं देती। देखो, फिर इन्होंने कहा था कि इथेनामाइन की HCl के साथ रिएक्शन करा दोगे, पता है ना आपको, ये लॉन पेयर लेने के लिए जाएगा H पॉजिटिव, और इसकी NaNO2 HCl के साथ NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl में, डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा, इथाइल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित समीकरणों सहित कार्बाइल अमीन अभिक्रिया और स्मिट अभिक्रिया बतानी है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया बतानी है। कार्बाइल अमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया। कितनी बार सीखोगे बताओ इन्हें, ये तो जरूर आनी है एग्जाम में। और मैं हमेशा फ्रेश लेक्चर में भी पढ़ाते हुए हमेशा कहता रहा कि भाई ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण बताते हुए निम्नलिखित की क्षारकता
का बढ़ता हुआ क्रम, अमोनिया, ट्राई मिथाइलमीन, मिथाइलमीन, डाई मिथाइल, सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रबलता इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी, फिर इसकी, उल्टे ही रख, बिल्कुल क्रम में ही रख रखे। कर दोगे? ये कहा डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन बनानी, और क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। चलो भाई आ जाओ। वहाँ जो है ना प्लस आई इफेक्ट मायने रखता है कि कौन सा एमीन ज़्यादा क्षारीय प्रबलता दिखा रहा है। जो एल्काइल ग्रुप होते हैं प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। पर फिर बच्चा कहता है जी ट्राई टर्सरी जो एमीन है, ट्राई मिथाइल एमीन, वो तो सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रबलता उसकी होनी चाहिए। होनी चाहिए यदि वो गैसीय अवस्था में है। यदि द्रव अवस्था में है तो फिर वो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण टर्सरी एमीन क्षारीय प्रबलता उसकी कम हो जाती है, वो प्राइमरी एमीन के भी बाद में आ जाता है। पांचवा है एलिफेटिक एमीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की घुलनशीलता की विवेचना कीजिए। अल्कोहल की तुलना में एमीन जल में अधिक विलेय होते हैं, क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले, इसलिए होता है ऐसा। देखो एलिफेटिक एमीन प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्सरी की घुलनशीलता अणुभार पर निर्भर करती है। कम अणुभार वाली एमीन यानी जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 से कम है, अर्थात वे एमीन जो हाइड्रोजन आबंध बनाने में सक्षम है, जल में अत्यधिक विलेय होती हैं। और एल्काइल समूह का आकार तथा संख्या बढ़ने के साथ साथ एमीनों की जल में विलेयता घटती है। बताया था आर जितना बड़ा होगा उतनी घुलनशीलता क्या होगी? कम होगी। अब प्राइमरी मान लो, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, समावयवी अमीनों की विलेयता का क्रम। प्राइमरी अमीन ज़्यादा घुलनशील होंगे। उन्होंने कहा एथेनेमीन की निम्नलिखित से होने वाली अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण। NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कर दोगे इथाइलामीन का, HNO2 बनेगा। ये HNO2 का रिएक्शन कर दोगे OHNO की तरह, C6H5SO2Cl का रिएक्शन कर दोगे, उधर से H और इधर से Cl निकाल के। चलो अगला देखो क्वेश्चन 7वां। एक कार्बनिक यौगिक A है, अपचयन पर यौगिक B देता है जो नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 के साथ इथेनॉल देता है। अच्छा, CH3CONH2 है वो CH3CONH2 है, उसका अपचयन करोगे तो CH3CH2OH बनेगा। और HNO2 के साथ रिएक्शन करोगे, नहीं, जो नाइट्रस अम्ल, तो वो तो फिर अपचयन पर, ये तो NO2 होगा, फिर ये होगा NO2। ये नाइट्रो प्रोडक्ट है, अपचयन करा NH2 बन गया, और फिर नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करके उसका बन गया 2 कार्बन वाला एल्कोहल। ठीक है, देखो, हाँ ये रहा नाइट्रो, देखो नाइट्रो लिख रखा, नाइट्रो अपचयन कर दिया, NO2 NH2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसके ऊपर HNO2 का रिएक्शन, बॉन्ड तोड़ के OHNO 2 कार्बन वाला एल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद आ जाओ, निम्नलिखित के कारण बताइए एनिलीन का PKB मिथाइल एमीन की तुलना में अधिक होता है। PKB अधिक होने का मतलब एनिलीन की क्षारीय प्रबलता कम है, मिथाइल एमीन की ज़्यादा है। PKB जितना ज़्यादा होता है ना उतनी क्षारीय प्रबलता कम होती है। एनिलीन की क्षारीय प्रबलता कम इसलिए है क्योंकि एनिलीन के ऊपर जो NH2 ग्रुप अटैच है उसमें जो नाइट्रोजन एटम है उसका लोन पेयर दूसरों को देने के लिए उपलब्ध ही नहीं होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं होता क्योंकि वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वहाँ अनुनाद में घूम जाता है। एनिलीन की 5 अनुनादी संरचनाएं पढ़ी ना आपने, तो वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर जाता है बेंजीन रिंग में, इस वजह से ऐसा होता है। तो वो नहीं उपलब्ध होगा तो एनिलीन किसी को लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उसकी क्षारीय प्रबलता कम होगी। जबकि मिथाइल एमीन का जो मिथाइल एमीन का मतलब CH3NH2 का जो नाइट्रोजन एटम के ऊपर रखा हुआ लॉन पेयर है वो आसानी से उपलब्ध होगा सबके लिए। जितनी आसानी से कोई भी एमीन जितनी आसानी से अपने नाइट्रोजन एटम का लॉन पेयर दूसरों को दे देता है ना, वो एमीन उतना ज़्यादा क्षारीय प्रबलता प्रदर्शित करता है। उसके बाद यहाँ आ जाओ आप, दूसरा क्वेश्चन है मिथाइल एमीन की फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जल योजित फेरिक क्लोराइड ऑक्साइड का अवक्षेप देता है। जल योजित हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता होगा ऐसा, देखो। यद्यपि एमीन, चलो पहले इसका ही देख लेते हैं।
मिथाइल एमीन जल से अधिक क्षारीय होता है। यह जल से प्रोटॉन ग्रहण करा OH नेगेटिव आयन मुक्त करता है। मुक्त OH नेगेटिव आयन जल में उपस्थित Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयनों से क्रिया करके जलयोजित फेरिक ऑक्साइड का भूरा अवक्षेप देते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, यद्यपि एमिनो समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है एमीन, फिर भी एनिलीन नाइट्रीकरण द्वारा यथेष्ट मात्रा में मेटा प्रोडक्ट भी बना रहा वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। देखो ये बना दिया मेटा प्रोडक्ट। भाई इसका कारण ये है कि वो जब इसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है H पॉजिटिव ग्रहण करके एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होगा। मतलब अभी तो आपको पता है कि यहाँ जो है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ये, और यदि कहीं से इसे मिल गया H पॉजिटिव आयन तो ये बनेगा C6H5NH3 पॉजिटिव आयन। एनिलीनियम आयन की खासियत ये है कि ये मेटा डायरेक्टर होता है, इस वजह से ये वाला प्रोडक्ट मिला हमें मेटा वाला, नहीं तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही मिलने चाहिए थे हमें, ये इसलिए होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण से प्राप्त प्राथमिक एमीन शुद्ध होते हैं, उनमें द्वितीयक अथवा तृतीयक एमीनों के अंश नहीं होते। ध्यान रखना है कि हम जब भी आप प्राइमरी एमीन बनाते हो तो गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण विधि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्राइमरी एमीन बनाने में। उसका कारण यह है कि जब भी गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण से आप एमीन बनाओगे तो प्राइमरी एमीन आपको शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन उसमें बिल्कुल नहीं बनने के। हाँ एक बात और भी है कि गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण से एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एराइल हैलाइड थैलामाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकते। अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं हम, छठे पड़ाव पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित में से इथाइल अमीन कैसे प्राप्त करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण, मिथाइल साइनाइड से, प्रोपेनामाइड से, एसिटामाइड से, नाइट्रोइथेन से और इथाइल आइसोसाइनाइड से। ये है मिथाइल साइनाइड, इसका अपचयन कर दो। अपचयन करने पर ये जो CN ग्रुप है, ठीक है, CH3 और CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, CH3 CH2NH2, इसका अपचयन करना है, फिर जल अपघटन कर दो। चलो उसके बाद प्रोपेनामाइड से बनाना है हमें इथाइल अमीन, प्रोपेनामाइड से इथाइल अमीन बनाना है, तो बीच का CO गायब करना है आपको, ये CO Br2KOH से ही तो रिएक्शन करोगे, इन्हें तो दोनों को तीर के ऊपर लिखो और लास्ट में सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट लिखो, इन्हें साइड प्रोडक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया दिखानी है, RCONH2 तीर के ऊपर दोनों और तीर के सामने फाइनल प्रोडक्ट। फिर इन्होंने कहा था कि एसिटामाइड से कैसे बनाओगे आप, ये एसिटामाइड है, इससे बनाना है आपको, तो इसका तो अपचयन कर दो जैसे कि अभी मैंने करके दिखाया था आपको। ऐसे 2 कार्बन वाला बनाना था ना एमीन, इसे O को यहाँ दिखाया हमने। फिर नाइट्रोइथेन है, नाइट्रोइथेन से आपको जो NO2 ग्रुप है उसे NH2 में तो कन्वर्ट करना, अपचयन कर दो आप। उसके बाद इथाइल आइसोसाइनाइड का अपचयन कर दो, अपचयन कर दोगे तो भी ये जो NCO ग्रुप है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। निम्नलिखित के कारण बताइए। इथाइल अमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं। इथाइल अमीन तो पानी में घुल जाए, एनिलीन नहीं घुलेगा, क्योंकि इथाइल अमीन में जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है वो उपलब्ध है, जबकि एनिलीन में नाइट्रोजन का लॉन पेयर उपलब्ध नहीं है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा पानी के साथ, वो नहीं बनाएगा। उसके बाद नंबर 2, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। ONH2 ग्रुप, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। एरोमेटिक एमिनो के डाईएजोनियम लवण एलिफेटिक अमीनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं। डाइजोनियम लवण ज़्यादा स्थायी इसलिए होंगे क्योंकि उसमें जो डाइजोनियम साल्ट बनेगा उसका वो अनुनाद दिखाएगा ना, इसलिए ज़्यादा स्थायी होगा। देखो पहला तो एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने, दूसरा देखो आप। एनिलीन एक दुर्बल लुईस अक्षार होने के कारण एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ एक संकुल बनाता है। तो आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसकी उपस्थिति में होती है।
तो जब भी आप एनिलीन का रिएक्शन आप कराओगे, रिडलक्राफ्ट एल्काइलीकरण कराओ या एसाइलीकरण AlCl3 की उपस्थिति में कराओगे आप, तो एनिलीन का जब भी आप AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl या CH3COCl के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो एनिलीन इसके साथ ही रिएक्शन कर लेगा। और इसके साथ रिएक्शन करने के चलते आपको पता ही है कि यहाँ जो है एल्यूमिनियम यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन के जोड़े के चक्कर में इसके पास, है ना। तो इसलिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। वो वहाँ उसके साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में या तो RCl से रिएक्शन होती है या RCOCl से, उनके साथ रिएक्शन ना करके इसके साथ ही रिएक्शन कर लेगा वो AlCl3 के साथ। लुईस अक्षार का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर कोड देखो अनुनाद की वजह से ऐसा होता है। एरोमेटिक एमीन का जो डाइजोनियम साल्ट है वो अनुनाद दिखाएगा ना, इसकी वजह से ज़्यादा स्थायी होते हैं हमें। एलिफेटिक एमीन के डाइजोनियम साल्ट इतने स्थायी नहीं होते। तीसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट है, अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावयवियों एमीनों की संरचना लिखिए और विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समावयवता प्रदर्शित की जाती है। और एथेनॉलिक अमोनिया यानी अल्कोहलिक अमोनिया की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण। भाई ये IUPAC नाम और समावयवता वाले क्वेश्चन आप पढ़ के जाना ढंग से, ये तो कर दोगे रिएक्शन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ का ये, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनों की पहचान करने के हिंसबर्ग परीक्षण का वर्णन कीजिए। करा दिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से। प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से रिएक्शन कर लेगा और सेकेंडरी अमीन भी कर लेगा। प्राइमरी अमीन जो हिंसबर्ग अभिकर्मक से रिएक्शन करेगा उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्षार में घुल जाएगा, क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके पास एक H पॉजिटिव आयन है। सेकेंडरी अमीन भी हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देगा, पर सेकेंडरी अमीन जब हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ यानी C6H5SO2Cl के साथ रिएक्शन करके जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसमें H पॉजिटिव आयन नहीं होता नाइट्रोजन के पास, तो वो प्रोडक्ट क्षार में नहीं घुलता। जबकि टर्सरी अमीन जो है, टर्सरी अमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, क्योंकि टर्सरी अमीन के नाइट्रोजन एटम के पास पहले से ही एक भी हाइड्रोजन एटम उपलब्ध नहीं है। यही तो है। बी है, प्राथमिक एमिनों का क्वथनांक तृतीयक एमिनों से अधिक क्यों होता है। लो भाई, प्राथमिक एमीन की खासियत यह है कि उसके पास दो नाइट्रोजन, दो RNH2 के पास, नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता प्राइमरी अमीन में ज़्यादा होती है पानी के साथ, ठीक है। जबकि सेकेंडरी अमीन में उससे कम, टर्सरी अमीन में है ही नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो वहाँ बनेगा जहाँ हाइड्रोजन भी तो उपलब्ध होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद के लिए रासायनिक समीकरण सहित एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। मिथाइल अमीन और डाई मिथाइल अमीन, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में टेस्ट बता दोगे। आइसोसाइनेट टेस्ट यानी कार्बाइल अमीन अभिक्रिया का बता दो, या फिर हिंसबर्ग अभिकर्मक का बता दो। इथाइल अमीन और एनिलीन, इथाइल अमीन और एनिलीन जल में घुलनशीलता बता सकते हो। एनिलीन व बेंजाइल अमीन, इनमें एक एक रिएक्शन बतानी है आपको। देखो मिथाइल अमीन मैं पढ़ देता हूँ, चलो इन्हें अंतर को, जिससे आपको एक बार फास्टली रिवाइज हो जाए। मिथाइल अमीन प्राथमिक अमीन है, यह कार्बाइल अमीन परीक्षण देती है, जबकि डाई मिथाइल अमीन द्वितीयक अमीन है, कार्बाइल अमीन परीक्षण नहीं देती। तो वो तो मिथाइल अमीन तो प्राइमरी अमीन तो इस रिएक्शन को दिखाएगा, सेकेंडरी अमीन नहीं दिखाएगा। बहुत बढ़िया बताया इन्होंने भी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट अगला है, इथाइल अमीन और एनिलीन दोनों प्राथमिक अमीन है, लेकिन इथाइल अमीन एलिफेटिक प्राथमिक अमीन है और एनिलीन एरोमेटिक है। एनिलीन एजोरंजक परीक्षण देती है, जबकि इथाइल अमीन यह परीक्षण नहीं देती। एनिलीन तो बना देगा HNO2, NaNO2 HCl लिखना था तीर के ऊपर, उसे प्रोडक्ट को बनाना था। बहुत बढ़िया। उसके बाद तीसरा है, एनिलीन नाइट्रस अम्ल के साथ डाई एजोनियम लवण बनाता है, ठीक है। देखो NaNO2 HCl लिखना चाहिए था, बना दिया। जो बीटा नेफ्थॉल के साथ एजोरंजक बनाता है, जबकि बेंजाइल अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन, यदि आप बेंजाइल अमीन, यही तो होता है बेंजाइल ग्रुप, इसका रिएक्शन कर दो इसके साथ तो वो डाइजोनियम साल्ट नहीं बनेगा।
आप केवल इस रिएक्शन को लिख सकते हो कि जो एनिलीन है वो तो NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा, जबकि बेंजाइल एमीन नहीं बनाएगा, ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद अगला है एनिलीन प्राथमिक एमीन है, यह कार्बाइल एमीन परीक्षण देती है, जबकि एन मिथाइल एनिलीन सेकेंडरी एमीन है, वो कार्बाइल एमीन परीक्षण नहीं देती। बहुत बढ़िया। नंबर 5 फिर है द्वितीयक एमीन, एलिफेटिक तथा एरोमेटिक दोनों लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया देती हैं, जबकि तृतीयक एमीन नहीं देती। लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन, ठीक है, कर लोगे इसे। H2O इसमें से निकलेगा लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण में, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों दिखाएंगे। HHO, यहाँ बचेगा NNO, ये बचेगा देखो NNO। प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए 2025 तथा संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके दो प्रमुख रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखो एनिलीन का प्रयोगशाला विधि ऐसे, बच्चे सोचते हैं सचित्र वर्णन करना है क्या, सचित्र वर्णन अब नहीं आया करते, कोई कोई पेपर सेटर है जो देगा, जिसका सचित्र वर्णन आएगा मैंने आपको करा रखे हैं सारे, ये सारे इसके रासायनिक गुण थे। अगला क्वेश्चन है एराइल एमिनो की अनुनादी संरचना लिखिए। 5 अनुनादी संरचना आपको एनिलीन की बनानी है। क्षारीय गुणों को क्यों प्रदर्शित करते हैं, पता है आपको, वो नाइट्रोजन के ऊपर रखा हुआ लोन पेयर किसी को दिया जा सकता है। नाइट्रो तथा नाइट्राइल यौगिकों में से एमीन के विरेचन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, एमीन बनाने की विधि, एमीन बनाने की विधि, एमीन बनाने की विधि बतानी है। ये तो बन गया आपका एनिलीन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन का आप चयन कर दिया, NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो गया। ये बनाने की विधियां हैं, और एक हाँ ये भी है, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण सिखा रखा है आपको। उसके बाद निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। PKB मान के घटते क्रम में, यानी क्षारीय प्रबलता बढ़ते क्रम में। कर दोगे इसे तो 2025 में आया, NCERT का क्वेश्चन है। क्षारीय प्रबलता गैस अवस्था में तो टर्सरी अमीन ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, ध्यान रखना। क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम, ये सारे क्रम आपको पक्के करके जाने हैं, मैंने आपको करवा रखे हैं क्वेश्चन वैसे भी प्रेस लेक्चर में। चलो अगला देखते हैं, नोवा क्वेश्चन, एमीनो के 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण। एमीन के 5 रासायनिक गुण, कब आया ये क्वेश्चन, 2025। 5 रिएक्शन एमीन की लिख कर आ जाना आप, जो जो आपके याद हो। हमने तो 200 रिएक्शन लिखवा रखी है आपको एमीन की, पता नहीं कितनी। 10वां है डाइजोनियम लवण को बनाने की विधि और 4 रासायनिक गुण। डाइजोनियम लवण बनाना है, 4 रासायनिक गुण बताने हैं। ये देखो कितने शॉर्ट में बताए इन्होंने। नेक्स्ट, हाँ उपयोग हो गए। 11वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण इंपॉर्टेंट, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो कार्बाइल अमीन अभिक्रिया, इसका नाम आइसोसाइनाइड अभिक्रिया भी है, ध्यान रखना। डाइएजोकरण या डाइएजोटीकरण, अमोनी अपघटन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनॉल तथा एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन। सारे पढ़ रखे आपने, सारे रिएक्शन आपने पढ़ रखे हैं बार बार। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ABCD की पहचानी है, तो आप कर लोगे। अब ये चीजें करते हुए आपको जमाने बीत गए। निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। क्या होता है जब, क्या होता है जब भी, इसमें बहुत आसान है। एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर क्रिया करता है, एनिलीन नाइट्रस अम्ल से, ठीक है। देखो ये एनिलीन है, नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, जो NaNO2 और HCl से हमें मिलता है, ठीक है। तो ये तो NH2 ग्रुप N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2, इथाइल एमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है। कर दोगे इसे तो, देखो इथाइल एमीन ग्रिग्नार्ड के साथ क्रिया कर रहा, ये इथाइल एमीन है, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कर रहा। इसमें जो है ना, सिर्फ इतनी ध्यान रखनी बात, ये निकल जाएगा एल्केन RH। और फिर इन्होंने कहा
कि एनिलीन इथाइल एमीन पर NaNO2 HCl का रिएक्शन करा था। ये तो कई बार कर दिया आपने। एसीटामाइड पर HNO2 का रिएक्शन कर दोगे हैं? देखो OHNO कर दोगे क्या? CH3COOH बन गया मेन प्रोडक्ट। ये N2 गैस निकल गई और ये H2O निकल गया। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कर रहे हैं आप, HOH, N2 गैस निकलेगी और N2 गैस निकलेगी और HCl निकलेगा, वहाँ OH आ जाएगा। कैसे प्राप्त करोगे? चलो कैसे प्राप्त करोगे भी देख लो। एसीटामाइड से मिथाइलएमीन, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कर दो। यह है इथेन प्रोपेनोइक एसिड से इथाइलएमीन, मिट अभिक्रिया कर दो, हाइड्रोजोइक एसिड, नाइट्रोजन गैस CO2 गैस निकालनी है। प्रोपेनामाइड से इथाइलएमीन, प्रोपेनामाइड से इथाइलएमीन तो अभी, अच्छा इथाइलएमीन 2 कार्बन वाला Br2 और KOH से रिएक्शन कर दो, CO गायब हो जाएगा बीच में से, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है। एनिलीन से एसीटेनलाइड, एनिलीन का आप एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर दो, या फिर आप उससे कर सकते हो CH3COCl से, एक ही बात है, एसिटाइल क्लोराइड से। इथाइलएमीन से आपको बनाना है एसिटिक अम्ल, इथाइलएमीन के ऊपर HNO2 का रिएक्शन करोगे, अल्कोहल बन जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये OH COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH COOH में। ये अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, तो कर लोगे आप, ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर जो है, अब हमारे पास ये था चैप्टर नंबर कौन सा था, ये सेकंड लास्ट था, नोवा चैप्टर, इसका हमने पूरा रिवीजन कर दिया। और ये रिएक्शन आपने मोस्टली कर रखी हैं सारे के सारे, जितने मैंने आपको आज रिवाइज कराए हैं। अब हम जो है, हमारे पास एक लास्ट चैप्टर बचा है, उसका रिवीजन भी मैं बहुत जल्दी आपको करा दूंगा, एक ही लेक्चर में उसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। बस आप मेहनत और ईमानदारी से अपना रिवीजन करते रहो, फटाफट फटाफट रिवीजन, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय।